यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका एमजे सर यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आज हम चला रहे हैं एक महा मैराथन क्लास, जिसमें हम हाई स्कूल हीरोज के लिए ला रहे हैं इंग्लिश क्लास 10 की सारी पोएट्रीज की ट्रांसलेशन। क्यों? क्योंकि ये नंबर दिलाने की मशीन मशीन ही नहीं, गन मशीन है। बटन दबाते जाओ, फ्री में नंबर मिलते जाएंगे। चलो देख लेते हैं कैसे और क्या करने को आएगा और कितने नंबर का आएगा। चलो देख लेते हैं। पहले आएगा एमसीक्यू में पोएट्री के स्टेंजा पर 2 नंबर्स के क्वेश्चन। फिर 3 नंबर्स में आपको कोई याद की हुई 4 लाइंस की पोएम लिखनी होगी, और फिर 3 नंबर का एक सेंट्रल आइडिया, यानी आपको बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए हुए फ्री में नंबर्स मिलने हैं। तो चलो ये 9 नंबर के क्वेश्चन इजीली तैयार कर लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं हम कौन कौन सी पोएम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने। फायर एंड आइस, इसे भी रॉबर्ट फ्रोस्ट ने ही लिखा है। अ टाइगर इन द जू, इसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। अगली पोएम है द बॉल पोएम, जिसे लिखा है जॉन बेरीमैन ने। अमांडा, इसे लिखा है रॉबिन क्लेन ने। द ट्रीज, इसे लिखा है एड्रियने रिच ने। फॉग, इसे लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने। अगली पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसे लिखा है ऑगडेन नेश ने। और अगली पोएम है फॉर एनी ग्रेगरी, जिसे लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने। ये टोटल 10 पोएम्स है जिन्हें आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहली पोएम से। डस्ट ऑफ स्नो आपकी पहली पोएम है, जिसके पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं। इनका नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगली पोएम फायर एंड आइस भी इन्होंने ही लिखी है। तो चलो फटाफट पोएम देख लेते हैं। अब देखते हैं पोएम स्टार्ट होती है द वे अ क्रो। वे कहते हैं ढंग को, तरीके को, सलीके को। क्रो कहते हैं कौवा, ठीक है। शूक डाउन ऑन मी, शूक डाउन कहते हैं झपटने को, या आप झटकना भी कह सकते हैं, या हिलाकर गिराना भी कह सकते हैं। ऑन मी यानी मुझ पर। तो जिस तरह से, जिस ढंग से एक कौवे ने मुझ पर पेड़ हिलाकर बर्फ गिराई। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से। हेमलॉक क्या है? एक जहरीला पेड़ है जिस पर सफेद फूल होते हैं। धतूरे के पेड़ के जैसा होता है, तो आप लोग धतूरा का पेड़ भी मान सकते हैं। आगे लिखा है हैज गिवन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को दिए। गिवन मतलब होता है देना, माई मतलब मेरा, हार्ट मतलब होता है दिल, हृदय, ठीक है। अ चेंज ऑफ मूड, मूड यानी मनोदशा, चेंज कहते हैं बदलाव को। उसकी वजह से मेरी मनोदशा में, मनोस्थिति में एक बदलाव हुआ, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, उसने मेरे हृदय की मनोदशा ही बदल दी। आगे लिखा है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड। सेव्ड मतलब होता है सुरक्षा करना, बचाना, हिफाजत करना। सम मतलब कुछ, पार्ट मतलब हिस्सा, भाग। ऑफ अ डे, डे मतलब होता है दिन। आई हैड ड्रीव्ड, ड्रीव्ड कहते हैं दुखी होने को, पिछली किसी बात पर पछताने को। यहां पर कवि कह रहा है कि मेरा जो बाकी बचा दिन है, जो कि खराब होने वाला था, पछतावे में गुजरने वाला था, कौवे की उस छोटी सी हरकत ने मेरा दिन खराब होने से बचा लिया। तो यहां पर कवि एक तरह से बता रहा है कि कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हमारे दिन को खुशगवार बना सकती हैं, हमारा दिन अच्छा कर सकती हैं। लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस भी बहुत जरूरी होते हैं। चलो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। इनको हिंदी में तुकांत शब्द कहा जाता है। तुक कहते हैं आवाज को, अंत, ठीक है, यानी अंत में कुछ ऐसे वर्ड जिनकी आवाज मिलती जुलती है, उन्हें तुकांत शब्द या राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। आओ बचपन की गलियों की सैर करते हुए एक छोटी सी कविता पढ़ते हैं और समझते हैं तुकांत शब्द या राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। आपने पढ़ा होगा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। यहाँ पे रानी, पानी, डर, मर, ये दोनों जो शब्द हैं एक दूसरे से उनकी आवाज मिलती जुलती है। इन्हीं को हम राइमिंग वर्ड्स या तुकांत शब्द कहते हैं। चलो बचपन के गलियारे से इंग्लिश की एक पोएम पढ़ लेते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब यहाँ पे स्टार और आर, हाई और स्काई राइमिंग वर्ड्स हैं। उम्मीद है आपको राइमिंग वर्ड्स अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलो समझ लेते हैं राइमिंग स्कीम क्या होता है। आपको लगता होगा ये अब्बा डब्बा जब्बा पता नहीं क्या लिखा है। चलो देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक जैसी आवाज को हम एक नाम दे देते हैं, और नाम देते हैं ए बी सी से, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे नाम दे देते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। बचपन वाली कविता से स्टार्ट करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। यहाँ पर स्टार और आर की आवाज मिल रही है, इसलिए इनको एक नाम दे देते हैं ए, यानी स्टार जैसी जो आवाज होगी, इसमें लास्ट में आर की आवाज होगी, हम उसको ए कहेंगे। हाई और स्काई, इसमें लास्ट में आई आ रहा है, तो जिसमें आई का साउंड करेगा हम उसको दूसरा नाम दे देंगे,
क्योंकि इसमें आर तो आ नहीं रहा है, तो हम लोग इसका नाम करेंगे बी। देखो कितनी आसानी से हमें इसका राइमिंग स्कीम पता चल गया है, ये है ए बी बी। चलो अब अपनी बुक की पोएम यानी डस्ट ऑफ स्नो का राइमिंग स्कीम पता कर लेते हैं। यहाँ पर वर्ड है क्रो और स्नो मिल रहा है, मी और ट्री मिल रहा है। क्रो में ओ साउंड है और स्नो में भी ओ साउंड है, इसका एक नाम रख लेते हैं, हमने इसका नाम रख लिया ए, ठीक है। और क्रो में भी हमने ए लिख दिया और स्नो में भी हमने ए लिख दिया। मी और ट्री मिल रहा है, तो मी पे भी हमने दूसरा नाम कर लेते हैं, क्योंकि क्रो की जैसे मिल नहीं रहा है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बी, और ट्री पे भी लिख देंगे हम लोग बी। तो ये हो गया ए बी। अब हार्ट न मी से मिल रहा है न क्रो से मिल रहा है, तो इसका हम नाम रख देते हैं सी। मूड किसी से नहीं मिल रहा है, तो इसका हम नाम लिख देते हैं डी। हार्ट से मिल रहा है पार्ट, तो ये भी सी हो जाएगा। और रूड मिल रहा है मूड से, तो हम इसको भी डी कर देंगे। देखो कितनी आसानी से हमें इस पोएट्री की राइमिंग स्कीम पता चल गई है। ये है ए बी सी डी। उम्मीद है राइमिंग स्कीम का कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो सेंट्रल आइडिया भी लिख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या होता है, जो पोएम आपने पढ़ी है उसी को सरल और आसान भाषा में लिखना है, उसी की फीलिंग को, उसी के एहसास को अपनी आसान सी भाषा में। चलो मेरे साथ साथ ट्राई करो। एक लाइन हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इस कविता के कवि जो है उनका नाम लिख देंगे, इस तरह से हमारी एक लाइन हो जाएगी। तो डस्ट ऑफ स्नो के कवि कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट। हम लिखेंगे द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। आगे की बातों को हम एकदम आसान सी भाषा में लिखते चलेंगे। जैसे कि कवि कह रहा है कि बर्फबारी हो रही है, वह एक पेड़ के नीचे खड़ा था और वह बहुत दुखी था, गमजदा था। तभी एक कौवे ने बर्फ के धूल को उसके ऊपर गिराया, उससे उसका मूड बेहतर हो गया और वह अब दुखी नहीं था बल्कि वो खुश हो गया। इस कविता की भाषा तो सरल है लेकिन इसका मतलब गहरा है। कौवा, बर्फ, हेमलॉक का पेड़, ये सारी की सारी चीजें लाक्षणिक हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज स्नोइंग। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, ही सेड, just then a crow shakes off dust of snow onto the poet. The poet's mood changed. Now he is not sad but happy. The poem has a deeper meaning too. The crow, the snow, the hemlock tree, etc. are symbolic. कुछ इस तरह से आप बिल्कुल आसान सी भाषा में, सरल सी भाषा में, बहुत स्मूथ लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये एक परफेक्ट और इजी सेंट्रल आइडिया का एग्जाम्पल था। कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था। सही ऑप्शन होगा डी, क्रो यानी कौवा। पेड़ पर कौन बैठा था, कौवा ही बैठा था ना, तो सही ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा था। सही ऑप्शन होगा ए, अंडर अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल क्या है। लिखा भी है ऑप्शन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑप्शन डी सही है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी बर्फ के छोटे छोटे कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइंस। ठीक है, ऊपर दी गई लाइंस का कवि कौन है, तो आपको पता ही है, सही ऑप्शन है सी, रॉबर्ट फ्रोस्ट। चलो कुछ क्वेश्चन आपके बुक से भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द डस्ट ऑफ स्नो कम फ्रॉम। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज द डस्ट ऑफ स्नो शेकन डाउन बाय अ क्रो गिवन हिज हार्ट। कौवे द्वारा गिराई गई बर्फ ने कवि के दिल को क्या दिया। ऑप्शन डी सही रहेगा, चेंज ऑफ मूड, उसने कवि की मनोस्थिति, मनोदशा बदल दी थी। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विद हार्ट। हार्ट के साथ कौन सा वर्ड जो है राइम करता है। सही ऑप्शन होगा बी, पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विद मी। मी के साथ कौन सा वर्ड राइम करता है, तो यहां पर ऑप्शन सी, ट्री सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड in the first stanza does not have the same meaning as that of fashion. ऑप्शन बी, पेवमेंट सही रहेगा, क्योंकि वे, मैनर, स्टाइल, इन सब का एक ही मतलब होता है। ढंग, तरीका, सलीका, हुनर, यही सब मतलब होता है इनका, तो पेवमेंट अलग है। ऑप्शन बी सही रहेगा। इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है द वे मीन्स। वे का मतलब होता है रास्ता, तो ऑप्शन बी, रूट सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाय। ठीक है, यानी बर्फ के कण किसने गिराए थे, तो ऑप्शन बी, अ क्रो सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर वाज स्नो ड्रॉप्ड, बर्फ कहां से गिराई गई थी? तो बच्चा बच्चा जानता है, ऑप्शन सी सही है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड ड्रूड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? सही ऑप्शन होगा सी, हेल्ड इन रिग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, ठीक है, सही ऑप्शन होगा डी, सम पार्ट ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, सही ऑप्शन होगा ए, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, ठीक है, ये क्या सिम्बलाइज करते हैं? ऑप्शन ए सोरो सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ए बी सी डी जो हम लोग अभी निकाल चुके हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है वो है 4 लाइन की पोएम जो 3 नंबर की आती है। यहाँ पर भी नंबर आपको फ्री में ही मिलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी पोएम की 8 लाइनें आपको याद करनी है, कम से कम 8 लाइनें याद करनी है। कोशिश कीजिए कि आप 12 लाइनें याद करें और वो लाइनें आपको लिख लिख के याद करनी है। एक एक कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर सब देख कर अगर आप लिख लिख कर याद करेंगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। वैसे तो काम आपका 8 लाइन में भी हो जाएगा, फिर 12 लाइन क्यों कह रहा हूं याद करने को। अगर आप 12 लाइन से याद करते हैं तो जो आपको सबसे ज्यादा कंफर्म हो, सबसे बेहतरीन तरीके से जो 4 लाइनें आपको याद हो वो आपको लिखनी है। और ये बात ध्यान रखना कि हरगिज हरगिज आपको वो 4 लाइन्स नहीं लिखनी जो एग्जाम में आई हो, जो क्वेश्चन पेपर में पूछी गई हो। अगर ऐसा करते हैं तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो चलो अब नेक्स्ट पोएम तैयार कर लेते हैं। अगली पोएम है फायर एंड आइस और इसको भी लिखा है आपके प्यारे, आपके चहीते रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इन्होंने आपके लिए 2 छोटी छोटी और प्यारी प्यारी और प्लस बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स लिख दी हैं। 2023 में सबसे ज्यादा इन्हीं 2 पोएम्स में से क्वेश्चन आंसर आए थे। तो चांसेस हैं कि आपके जो ज्यादातर क्वेश्चन आंसर्स आएंगे पहले यानी कि डस्ट ऑफ स्नो और दूसरे यानी कि फायर एंड आइस से ही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है आप दूसरी पोएम्स तैयार नहीं करेंगे या दूसरी पोएम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ये तो एक तुक्के के जैसा होता है कि आपने मान के लिए 2 पोएम्स तैयार कर ली और एग्जाम में आ गया तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। सपोज ये आपके पेपर में नहीं आया और हम लोग किस्मत के धनी है, एग्जाम्स में अक्सर हमारे साथ खेल हो जाता है, जो हम तैयार करके जाते हैं अक्सर वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। तो आप ये चांस रहने ही दे, यानी कि हर एक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मैं 10 के 10 पोएम्स आपको पढ़ाने वाला हूं। आप पूरी वीडियो देख लीजिए, ये 9 नंबर तो कहीं नहीं जाने के। पोएम स्टार्ट होती है, पहली लाइन है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम का मतलब होता है कुछ, से मतलब कहते हैं, वर्ड यानी संसार, दुनिया, विल एंड खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, इन फायर आग में। यहां पर फायर का मतलब होता है असीमित इच्छा, तृष्णा, लस्ट। आगे कवि कहता है सम से इन आइस। सम मतलब कुछ, से मतलब कहते हैं, इन मतलब में, आइस मतलब बर्फ। कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत बर्फ में होगा। बर्फ का मतलब यहां पर कवि ने नफरत से लिया है। आगे कवि कहता है फ्रॉम मतलब होता है से, व्हाट मतलब क्या या जो, आई हैव, आयु पढ़ते हैं इसको, टेस्टेड अनुभव किया है, ऑफ मतलब का, की के, डिजायर मतलब इच्छा। यहां पर कवि कहता है कि जितना मैंने इच्छाओं का अनुभव किया है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। होल्ड विथ मतलब होता है एग्री यानी कि सहमत होना, विथ मतलब होता है के साथ, दोज मतलब उनके, हु मतलब जो, फेवर मतलब पक्ष लेते हैं, फायर मतलब अग्नि का। कवि कहता है अपने अनुभवों के आधार पर मैं उनके पक्ष में हूं जो अग्नि के पक्ष में है, जो आग का समर्थन करते हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। यहां पर कवि दुनिया समाप्त होने के 2 सिद्धांतों का वर्णन करते हुए कहता है कि कुछ लोग कहते हैं दुनिया काम, भावना, तृष्णा या इच्छाओं से समाप्त होगी, और दूसरे लोग ये सिद्धांत मानते हैं कि दुनिया घृणा यानी नफरत की वजह से समाप्त होगी। तो आगे कवि कहता है कि जो मैंने अनुभव किया है अपनी असीमित इच्छाओं से, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं मैं उनके साथ हूं जो अग्नि के पक्ष में है, आग के पक्ष में है। आगे कवि कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। बट मतलब होता है लेकिन, इफ मतलब होता है अगर या यदि, पेरिश मतलब होता है समाप्त होना, नष्ट होना, खत्म होना, ट्वाइस मतलब 2 बार या दोबारा। आई मतलब मैं, थिंक मतलब सोचता हूं, आई नो मैं जानता हूं, एनफ मतलब पर्याप्त, ऑफ हेट हेट के बारे में,
घृणा के बारे में। यहाँ पर कवि कह रहा है कि अगर दुनिया को 2 बार नष्ट होना है, 2 बार खत्म होना है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं घृणा के विषय में, नफरत के विषय में काफी कुछ जानता हूँ, पर्याप्त मात्रा में जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। टू से मतलब होता है कहना, दैट की या जो कि, डिस्ट्रक्शन तबाहकारी, विनाशकारी, आइस मतलब होता है बर्फ यानी घृणा। इज आल्सो ग्रेट, इज मतलब है, आल्सो मतलब भी, ग्रेट मतलब बहुत बड़ी, एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब होता है पर्याप्त होगी, काफी होगी। कवि आगे कहता है मैं कह सकता हूं फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, बर्फ महान है और पर्याप्त भी है। यानी कि जो नफरत है वो भी दुनिया को 2 बार खत्म करने के लिए पर्याप्त है। तो चलो इस पोएम की राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। पहला जो वर्ड है फायर, फायर को हम ए मान लेते हैं, और अब जिस जिस वर्ड का साउंड आयर होगा उसको हम ए मानेंगे। अगला वर्ड है आइस, आइस फायर से नहीं मिल रहा है इसलिए हम इसको बी मान लेते हैं। अगला वर्ड है डिजायर, डिजायर फायर से मिल रहा है इसलिए हम इसको ए मानते हैं। फिर फायर आ गया, ये भी ए है। ट्वाइस है, ये आइस से मिल रहा है इसलिए हम इसको बी मान लेते हैं। हेट ना आइस से मिल रहा है ना फायर से मिल रहा है इसलिए हम इसका नाम सी रख देते हैं। फिर आइस है यहाँ पर, फिर बी मान लेते हैं। उसके आगे ग्रेट है जो हेट से मिल रहा है इसको, इसलिए उसको सी मान लेते हैं। फिर सफाई से जो आइस से मिल रहा है उसको हम बी मान लेते हैं। अब इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम निकल के आ रही है वो है ए बी सी बी। चलो एक सेंट्रल आइडिया लिख लेते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि सेंट्रल आइडिया एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, तो चलो देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे। एक लाइन आप हर सेंट्रल आइडिया के लिए लिख सकते हैं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक है, यहाँ पर उस पोएम का टाइटल देना है, ठीक है, उसके बाद आगे लिख सकते हो आप। तो हम लोग लिख लेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस इज दैट there are 2 ideas about the end of the world. One is fire and other is ice. Here in this poem, the fire stands for desire and the ice stands for hate. The poet supports the idea of fire, but he also accepts that ice of hatred is enough to bring complete end to this world. हम जनरली सेंट्रल आइडिया में क्या करते हैं, उसी पोएम का जो भाव है, जो फीलिंग्स हैं, जो एहसास है, ठीक है, या उसका सारांश कह सकते हैं आप, आसान भाषा में, अपनी भाषा में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कवि क्या कहता है कि दुनिया समाप्त होने, नष्ट होने के बारे में 2 विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी और कुछ लोग कहते हैं बर्फ से। यहाँ पर कवि ने आग से असीमित इच्छाओं के बारे में बात की है और बर्फ से असीमित घृणा के बारे में बात की है, और ये कहता है कि ये दोनों ही दुनिया तबाह करने की वजह बनेगी, नष्ट करने की वजह बनेगी। आगे कहता है कि लेकिन मैं उन लोगों के पक्ष में हूं, उन लोगों का समर्थन करता हूं जो यह मानते हैं कि दुनिया आग से तबाह होगी, आग से नष्ट होगी। लेकिन आगे वह इसी कविता में यह भी मानता है कि अगर दुनिया को दोबारा खत्म करना होगा तो नफरत काफी होगी। यह था इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन। सही ऑप्शन होगा फायर एंड आइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंपोज दीज लाइन्स। सही ऑप्शन होगा डी रॉबर्ट फ्रोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड होल्ड विथ मीन्स। सही ऑप्शन होगा सी एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉज ऑफ मैन्स डिस्ट्रक्शन इज। सही ऑप्शन होगा लस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। सही ऑप्शन होगा सी द पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ड विल एंड इन। सही ऑप्शन होगा सी बोथ आइस एंड फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम पीपल से द वर्ड एंड इन। सही ऑप्शन होगा डी फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हियर। सही ऑप्शन होगा सी सपोर्ट। चलो अब इन क्वेश्चंस की जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं, मुश्किल शब्द हैं, वो समझ लेते हैं ताकि आपको ये समझना आसान हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, यानी किस कविता से ये लाइन्स ली गई हैं। तो आपको पता ही है इस कविता का टाइटल क्या है। इस कविता का टाइटल है फायर एंड आइस। अगला क्वेश्चन क्या था हु कंपोज दीज लाइन्स, किसने ये लाइन लिखी है। आपको पता ही है ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रोस्ट सही है। इस कविता के रचयिता रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है होल्ड विथ का मतलब क्या होता है। तो आपने एग्री यानी सहमत होना लिखा था। अगला ऑप्शन है आदमी की तबाही का, मानव के विनाश का कारण क्या है। सही ऑप्शन सी होगा बुरी इच्छाएं, वासनाएं। अगला
क्वेश्चन था हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, यानी ऊपर दी गई लाइनों में बोलने वाला कौन है, वक्ता कौन है, कवि ही है। ऑप्शन सी सही था। वक्ता के विचार में दुनिया कैसे खत्म होगी, कैसे समाप्त होगी, तो सही ऑप्शन सही सी होगा, आग और बर्फ दोनों से। अगला सवाल था सम पीपल से द वर्ड एंड इन, कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया समाप्त होगी, कैसे समाप्त होगी पता ही है, आग से। ऑप्शन डी सही था। यहाँ पर है व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हियर, यहाँ पर आप होल्ड का क्या मतलब लेते हैं, तो यहाँ पर होल्ड का मतलब होगा सपोर्ट, समर्थन, सहमत या पक्ष लेना। ऑप्शन सी सही रहेगा। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ द वर्ल्ड इज टू पेरिश ट्वाइस द पोएट फेवर्स, अगर दुनिया दो बार तबाह होनी है, दो बार नष्ट होनी है, तो कवि किसका पक्ष लेता है, किसका समर्थन करता है। ऑप्शन सी सही रहेगा, आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड इज, दुनिया को समाप्त करने के लिए क्या काफी है। ऑप्शन डी हैट्रेड, यानी नफरत, घृणा दुनिया को समाप्त करने के लिए काफी है, पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सफाइस मीन्स, सफाइस का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन बी सही रहेगा, टू बी एनफ, काफी होना, पर्याप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डाई, डाई का मतलब क्या होगा। ऑप्शन डी पेरिश सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द गिवन वर्ड्स इज द अपोजिट ऑफ डिस्ट्रक्शन, नीचे दिए गए शब्दों में तबाही का, विनाश का अपोजिट यानी विलोम क्या होगा। सही ऑप्शन होगा बी, प्रिजर्वेशन। अगली पोएम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ, या हम कह सकते हैं कैद में एक बाघ। इस कविता को लिखा है लेस्ली नॉरिस नाम के एक कवि ने। चलो सीधा ज्यादा बात ना करते हुए पोएम पढ़ लेते हैं। पहली लाइन है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ही मतलब तो आपको पता ही होगा बच्चों, वह होता है। स्टॉक्स मतलब होता है शान से चलना, अकड़ कर चलना। इन हिज विविड, विविड कहते हैं चमकीली को, ब्राइट को, और स्ट्राइप्स कहते हैं बाघ के ऊपर जो धारियां बनी होती हैं उसको। द फ्यू, फ्यू कहते हैं कुछ को, स्टेप्स कहते हैं कदम को, ऑफ हिज केज, केज कहते हैं पिंजरे को। कवि कहता है कि वह यानी कि बाघ अपने पिंजरे में अपनी चमकदार धारियां लिए कुछ कदम शान से चलता है। अगली लाइन है ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड कहा जाता है तलवे को, वेलवेट कहा जाता है मखमल को, क्वाइट कहा जाता है शांत को, खामोशी को, रेज कहा जाता है गुस्से को, क्रोध को। यहाँ पर कवि कह रहा है कि बाघ के पास बहुत चमकदार धारियां हैं और वह अपने मखमली गद्देदार पंजों से शांत और अपने क्रोध पर नियंत्रण किए हुए कुछ ही कदम चल पाता है। अगली लाइन है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, यहां पर लर्किंग है इसका मतलब होता है दुपक कर बैठना, घात में बैठना। शेडो छाया को कहेंगे। स्लाइडिंग सरकने को कहा जाएगा या चुपचाप चलने को कहा जाएगा। थ्रो का मतलब होता है से होकर, लॉन्ग ग्रास लंबी लंबी घासों से। नियर का मतलब होता है के पास में, वाटर मतलब पानी, होल मतलब गड्ढा। वेयर का अर्थ होगा जहां, प्लम्प मतलब होता है मोटे ताजे, तंदुरुस्त स्वस्थ, ठीक है। डियर मतलब हिरन, पास मतलब होता है गुजरते हैं। कवि कहता है पानी के गड्ढे के पास जहां से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं वह यानी बाघ को वहीं कहीं छाया में घात लगाए हुए और लंबी घास से सरकते हुए गुजरते हुए होना चाहिए था। नेक्स्ट लाइन है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, स्नार्लिंग मतलब होता है गुर्राते हुए, दहाड़ते हुए, अराउंड मतलब होगा पास, हाउसेस मतलब घरों के। एट द जंगल्स एज, एज मतलब होता है किनारे पर, कोने में कह सकते हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, बेरिंग मतलब होगा दिखाना, वाइट मतलब सफेद, फैंग्स मतलब नुकीले दांत। हिज क्लॉज, क्लॉज कहते हैं पंजों को। टेरराइजिंग, टेरराइज कहेंगे आतंकित करने को, बहुत ज्यादा डराने को। विलेज कहेंगे गांव वालों को या गांव को। अब यहाँ पर कवि कल्पना कर रहा है कि बाघ को कैसा होना चाहिए था। वह जंगल के किनारे पर अपने लंबे नुकीले दांतों और अपने पंजों को गांव वालों को भयभीत करते हुए, आतंकित करते हुए, घरों के चारों ओर घूमते हुए उसे होना चाहिए था, लेकिन वह यहाँ पिंजरे में बंद है। अगली लाइन में यह कहते भी हैं बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लॉक्ड मतलब होगा बंद, कंक्रीट पत्थरों से बनी, सेल कहते हैं कोठरी को, लेकिन वह तो कंक्रीट की तंग कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रेंथ कहेंगे शक्ति को, बार कहेंगे
सलाखों को, और बिहाइंड बार्स मतलब होता है सलाखों के पीछे। स्टॉकिंग मतलब अकड़ कर चलना, शान से चलना। लेंथ मतलब लंबाई। ऑफ हिज केज, केज मतलब पिंजरे की, यानी पिंजरे की लंबाई भर। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर कहेंगे आगंतुकों को। इग्नोर करना मतलब होता है नजरअंदाज करना या अनदेखा करना। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिस शेर को, जिस बाघ को स्वतंत्र होना चाहिए, उसे पत्थरों से बनी हुई, कंक्रीट की बनी हुई चार दीवारी में, कोठरी में, काल कोठरी से कहा जाता है, उसमें कैद कर दिया गया है। अब उसकी जो शक्ति थी, उसका जो ताकत था, उसे सलाखों के पीछे कर दिया गया है, या सलाखों के पीछे ही अब उसकी शक्ति बची है। वो अपने पिंजरे की लंबाई भर ही चल सकता है, इसलिए वो आने जाने वालों की बिना परवाह किए हुए, उनको अनदेखा करते हुए अपने पिंजरे की लंबाई भर में अकड़ कर शान से चलता रहता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। हियर कहते हैं सुनने को, लास्ट कहते हैं अंतिम को, वॉइस कहते हैं ध्वनि आवाज को, नाइट कहते हैं रात को। द पेट्रोलिंग कार्स, चिड़ियाघर के कर्मचारियों की जो गश्ती पर वाहन रहते हैं उनको। पेट्रोलिंग मतलब होता है गश्ती। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब होता है घूरना। विद हिज ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट मतलब होता है बुद्धिमान, यहाँ पर होगा चमकदार, आईज मतलब आंखें। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है, स्टार मतलब सितारे। कवि कहता है कि वह, यानी कि बाघ, रात में गश्तीकारों की आवाज उसके लिए अंतिम आवाज होती है। वह अंतिम आवाज जो सुनता है, वो गश्तीकारों की आवाज को सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से चमकदार तारों को एकटक देखता रहता है। चलो अब इस पोएम का सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। आपको पता ही है सेंट्रल आइडिया क्या होता है। हम क्या करते हैं, ठीक है, उसी पोएम को आसान भाषा में, अपनी भाषा में लिख देते हैं। तो एक लाइन आप लिए पक्का लिख सकते हैं, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस इज दैट। आप किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया ऐसे ही लिख सकते हैं, बस आपको उसका टाइटल और उसके पोएट का नाम चेंज कर देना है। पहली लाइन आपकी सेम टू सेम रहेगी। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू written by Leslie Norris is that a tiger is wild animal and he lives in the forest, but in the zoo he can't live a free life. In a cage he cannot prey the deer near water hole or terrorize the nearby villagers. He only can hears the voices of cars and looks at the brilliant stars. हमने क्या किया है, उसी पोएम की आसान भाषा में एक समरी लिख दी है, उसका सारांश लिख दिया है। ठीक है, आपको भी वही करना है। तो देख लीजिए कि बाघ एक जंगली जानवर है, वह जंगल में रहता है, लेकिन चिड़ियाघर वालों ने उसे कैद कर लिया है, इसलिए वह एक स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। चिड़ियाघर में ना तो वह किसी पानी के गड्ढे के पास किसी मोटे ताजे हिरन का शिकार कर सकता है, और ना ही गांव वालों को अपने दांत और नाखून दिखाकर डरा सकता है। वह चिड़ियाघर में सिर्फ और सिर्फ कारों की आवाज सुन सकता है और चमकदार तारों को देख सकता है। यही है इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहले स्टेंजा पर जो क्वेश्चन आंसर्स है पहले वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है हु कंपोज दीज लाइन्स, या इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। तो टाइगर इन द जू जो पोएम है उसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। ऑप्शन बी सही है। आपको हर पोएम और उसके पोएट का नाम लिख लिख के याद कर लेना है, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप लिख लिख के याद करेंगे। अब आप कह सकते हैं सर ऑप्शनल क्वेश्चन में स्पेलिंग की क्या जरूरत। तो भैया सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो आपको उसमें तो लिखना पड़ेगा ना, तो इसलिए आप क्या करेंगे, स्पेलिंग के साथ याद करें। वैसे सेंट्रल आइडिया में आप चाहे तो पोएट का नाम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप पोएट और पोएम दोनों का नाम लिख के सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो आपके सेंट्रल आइडिया को इम्पैक्टफुल बनाता है, इंप्रेसिव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हियर स्टैंड्स फॉर। यहां पर ही किसके लिए यूज हुआ है, तो बच्चा बच्चा जानता है, ऑप्शन डी यानी टाइगर सही है। अगला क्वेश्चन है द टाइगर्स पाज आर कुशन लाइक, ठीक है, तो ऑप्शन सी वेलवेट सही है, क्योंकि टाइगर के जो पंजे हैं वे मखमल के जैसे गद्देदार हैं, मुलायम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड रेज मीन्स, रेज का मतलब होता है क्रोध, तो किसका मतलब होगा क्रोध, एंगर का, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, कविता का शीर्षक क्या है, तो आपको पता ही होगा अ टाइगर इन द जू, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ केज, पिंजरे में नीचे में से कौन है, तो आपको पता ही होगा पिंजरे में टाइगर है, ऑप्शन ए सही है। अगले स्टेंजा से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हु इज ही कौन है, तो ये सवाल तो रिपीट हो गया, आपको पता ही है, ऑप्शन बी यानी टाइगर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द वर्ड्स लर्किंग एंड स्लाइडिंग डिस्क्राइब, ठीक है, दुबकना, घात लगाना और स्लाइडिंग मतलब होता है सरकना, ये किस चीज का वर्णन करते हैं? ऑप्शन डी मूवमेंट का, गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइगर डज नॉट वांट टू बी सीन बाय, बाघ चाहता है कि वह किसके द्वारा ना देखा जा सके, वो छुपा है, वो चाहता है कि उसे हिरन ना देख सके ताकि वो उसका शिकार कर सके, इसलिए ऑप्शन ए द डियर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड प्लम्प मीन्स, प्लम का मतलब क्या होगा? ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी फ्लेशी, मोटा, ताजा, सुडोल, स्वस्थ। फ्लेश का अर्थ होता है मांस, फ्लेशी मतलब होता है मांस से भरा हुआ। क्वेश्चन है द टाइगर इज लॉक्ड इन, बाघ किसके अंदर कैद है? तो ऑप्शन सी कंक्रीट सेल सही रहेगा। अगला सवाल है द वर्ड कंक्रीट मीन्स, ऑप्शन बी मेड ऑफ ग्रावेल एंड सीमेंट सही रहेगा। अगला सवाल है वेयर डज द टाइगर स्नॉल अराउंड, टाइगर कहां गुर्राता फिरता है, कहां दहाड़ता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी अराउंड द हाउसेज। अगला सवाल है द वर्ड फैंग्स मीन्स, फैंग्स मतलब क्या होता है? दांत होता है, नुकीले दांतों कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी रूट्स ऑफ द टीथ सही रहेगा। लास्ट स्टेंजा से कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। व्हाट डज ही हियर एट नाइट, ही किसको कहा गया? बाघ को। बाघ रात में क्या सुनता है? आतिफ असलम के गाने। अरे 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 मजाक कर रहा था। ऑप्शन बी लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स सही रहेगा। गश्ती वाहनों की आखिरी आवाज बाघ रात को सुनता है। अगला क्वेश्चन है ही स्टेयर्स एट द, वह किस चीज को घूरता है, किस चीज को एकटक देखता है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा स्प्लेंडेड स्टार्स, चमकदार या शानदार सितारों को। ये थे इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुविकल्पीय प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो अब बिना ज्यादा बातें किए हुए हम लोग अगली पोएम पढ़ लेते हैं। इस पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का परिचय कैसे करें। और इस पोएम की पोएटेस है कैरोलिन वेल्स। पोएम स्टार्ट होती है इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, इफ मतलब होता है यदि, एवर मतलब होता है कभी, यू मतलब तुम, आप, शुड, गो बाय चांस, बाय चांस मतलब होता है संयोग से, किस्मत से। टू जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट कहते हैं पूरब को। यहां पर कवियत्री कह रही है अगर आपको कभी किस्मत से मौका मिले पूरब के जंगलों की तरफ जाने का, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और वहां पर एडवांस कहते हैं आगे बढ़ना, टू यू तुम्हारी तरफ, अगर वहां पर कोई चीज तुम्हारी तरफ आगे बढ़े, क्या चीज? आगे कवित्री कहती है अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, लार्ज कहते हैं लंबे को, टॉनी कहते हैं हल्के भूरे और पीले रंग को, बीस्ट कहते हैं जंगली जानवर को। और अगर यदि तुम्हारी तरफ कोई लंबा हल्के भूरे पीले रंग का जानवर बढ़े, कवित्री आगे कहती है इफ ही रोर्स, अगर वह दहाड़ता है, एट यू तुम्हारे ऊपर, एज यू डाइन, और ऐसा लगे कि आप मरने वाले हैं, यू नो तुम जान जाओगे, इट इज द एशियन लॉयन, कि वह एक एशियाई शेर है, वह एक एशियाई शेर है। और या तो इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, व्हेन कहते हैं जब को, सम टाइम मतलब किसी समय, रोमिंग मतलब घूमते हुए, और अगर आप किसी समय जंगल में घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, नोबल कहते हैं सम्मानित को, यहां पर शानदार होगा, वाइल्ड मतलब जंगली, बीस्ट कहते हैं जानवर को, ग्रीट्स मतलब होता है स्वागत करना, वेलकम करना, यू तुम्हारा, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, ब्लैक मतलब होता है काली, स्ट्राइप्स मतलब धारियां, येलो कहते हैं पीली को, और ग्राउंड यहां पर कहते हैं भूमि को, लेकिन यहां पर होगा पृष्ठभूमि। अगर कोई शानदार जानवर जिसके शरीर पर, जिसके पीले पीले शरीर पर काली काली धारियां हो, वह अगर आपका स्वागत करता है तो जस्ट नोटिस, बस ध्यान दो, इफ ही ईट्स यू, अगर या यदि वह तुमको खा जाता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, यह साधारण सा नियम आपको सीखने में मदद कर सकता है द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, डिस्कर्न का मतलब होता है सी विथ डिफिकल्टी, कठिनाई से देख पाना। तो ठीक है, यहां पे कह रहा है कि आप पहचान जाएंगे, जान जाएंगे कि वह बंगाल टाइगर है, बंगाल का बाघ है। आगे लिखा है इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मतलब होता है चहलकदमी करना, टहलना,
फोर्थ मतलब आगे। अ बीस्ट यू व्यू, एक जानवर जिसे आप देखते हो। हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, हुज मतलब होगा जिसकी या जिसका या जिसके, हाइड कहते हैं खाल को, त्वचा को, स्पॉट कहते हैं धब्बों को, पेपर्ड मतलब वो ढका हुआ, जिसकी खाल जिसकी त्वचा धब्बों से ढकी हुई हो। एज सून एज ही एज लेफ्ट ऑन यू, एज सून एज जितनी जल्दी वह आप पर, लेफ्ट कहते हैं छलांग लगाने को, वह आप पर छलांग लगाता है, ऑन यू है ना, आप पर। यूल नो इट इज द ल्यूपर्ड, तुम्हें पता लग जाएगा, तुम जान जाओगे कि वह एक तेंदुआ है, कि वह एक तेंदुआ है। लिखा है इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, यहाँ पर जो टू विल लिखा है इसका मतलब होगा इट विल डू नो गुड, इससे कोई लाभ नहीं होगा। टू रोर विथ पेन, दर्द से चिल्लाने का, आप दर्द से चिल्लाते रहोगे लेकिन इसका कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हील ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह आप पर बार बार उछलते हुए हमला करता रहेगा। अगले स्टेंजा में कवित्री कहती है इफ व्हेन यू वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप अपने आंगन के चारों ओर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, यार्ड कहते हैं आंगन को, वॉकिंग कहते हैं टहलने को। यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आप वहां पर किसी प्राणी से मिलते हैं। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत बहुत कसकर गले लगाता है। बी श्योर इट इज अ बियर, तो आप निश्चित रूप से जान जाओ कि वह भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई संदेह है, शक है, आई गेस मैं अनुमान लगाता हूं, अंदाजा लगाता हूं। हील गिव यू जस्ट वन मोर करेस, वह आपको एक और बस एक प्यार भरा स्पर्श और देगा। अगले स्टेंजा में कवित्री कहती है दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, दो का मतलब होता है यद्यपि, डिस्टिंग्विश मतलब होता है पहचानना, बीस्ट मतलब होता है जानवर, और प्रे मतलब होता है शिकार। अ नोविस माइट नन प्लस, नोविस कहते हैं नौसखिए को, नन प्लस कहा जाता है असमंजस में, दुविधा में पड़ जाने को। यद्यपि शिकारी जानवर को पहचानने में एक नौसखिया आश्चर्य और उलझन में पड़ सकता है, दुविधा में पड़ सकता है। आगे कवित्री कहती है द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, क्रोकोडाइल कहते हैं मगरमच्छ को, ऑलवेज कहते हैं हमेशा को। टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइना कहते हैं लकड़बग्घे को, तो आप मगरमच्छ और लकड़बग्घे को हमेशा इस तरह से, इस प्रकार से अलग कर सकते हैं, अलग बता सकते हैं। हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल्स, हाइना लकड़बग्घे कहते हैं, कम कहते हैं आने को, मेरी कहते हैं खुशियों भरी, स्माइल कहते हैं मुस्कुराहट को। तो लकड़बग्घे हमेशा खुशियों भरी, प्रसन्नतापूर्ण मुस्कुराहट के साथ आते हैं। बट इफ दे वीप, लेकिन अगर वे रोते हैं, देर क्रोकोडाइल्स, तो वे मगरमच्छ हैं। अगले स्टेंजा की लाइन है द ट्रू कमीलियन इज स्मॉल, एक वास्तविक, कमीलियन कहते हैं गिरगिट को, वो छोटी होती है, स्मॉल होती है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजर्ड कहते हैं छिपकली को, सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब उसके ही जैसी कोई चीज। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके जरा भी कोई कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और एक भी पंख नहीं होता। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, टिस द कमीलियन यू सी, टिस होता है इट इज, इसका मतलब यह है कि वह कमीलियन यानी कि गिरगिट ही है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि कमीलियन यानी कि गिरगिट अपना रंग बदल देता है और पेड़ के रंग पर हो जाता है और वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो ये थी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यानी जानवरों का परिचय किस तरह से कराएं। इसमें कवित्री ने बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मजाकिया अंदाज में जानवरों का परिचय कराया है। चलो अब इस पोएम का सेंट्रल आइडिया भी देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स, ये वो लाइन है जो आप किसी भी सेंट्रल आइडिया में चिपका सकते हैं। अब जो कविता हमने पढ़ी है, जिसका ट्रांसलेशन, जिसका अनुवाद, जिसको हमने अच्छे से समझा है, बस उसी की कुछ मेन लाइंस को हम लिख लेंगे, वही हो जाएगा सेंट्रल आइडिया। चलो देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स इज दैट द पोएट सजेस्ट सम dangerous ways to identify a wild animal with a great humorous touch. She tells a lion will before
She tells a lion will roar before eating you. If a beast eats you, it is the Bengal tiger. She also gives her readers some clues how they can identify a leopard or a bear or a crocodile or a hyena or a chameleon. अब यहाँ पर कवित्री ने क्या किया है, बहुत ही खतरनाक और मजाकिया अंदाज में जानवरों का परिचय कराया है, जो हम लोग पहले ही बता चुके हैं। वो बताती है कि एक शेर तुम्हें खाने से पहले दहाड़ेगा, अगर कोई जानवर तुमको खा जाता है तो बंगाल टाइगर होगा। और उसके अलावा अपने पाठकों को, अपनी कविता को पढ़ने वालों को कुछ जानवरों को पहचानने की क्लू भी देती है कि जिससे वो आसानी से कोई जानवर पहचान सके। जैसे वो किसके किसके बारे में बात करती है, तेंदुआ के बारे में बात करती है, भालू के बारे में बात करती है, मगरमच्छ और लकड़बग्घे के बारे में बात करती है, और गिरगिट के बारे में भी बात करती है। ये था एक बिल्कुल सिंपल और आसान और इजी सा सेंट्रल आइडिया, जो आप एग्जाम में लिख के नंबर पा सकते हैं। चलो इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देख लेते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु कंपोज दीज लाइन्स, इन लाइनों के, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? आपको पता ही, ऑप्शन बी कैरोलिन वेल्स सही है। अगला क्वेश्चन है, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट रिफर्स टू, एक लंबा और हल्का भूरे पीले रंग का जानवर किसका वर्णन करता है, किसके बारे में बताता है, किसकी ओर इशारा करता है? तो ये एशियन लॉयन की ओर इशारा करता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जंगल्स आर द पोएट रिफरिंग टू, कवि किन जंगलों के बारे में इशारा कर रहा है? ऑप्शन बी जंगल्स ऑफ द ईस्ट, पूर्वी जंगलों के तरफ, पूर्वी वनों की तरफ कवि इशारा कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड टॉनी मीन्स, टॉनी का मतलब क्या होगा? सही ऑप्शन होगा बी ब्राउनिश। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यू डाइंग यू कैन टेल इट इज द, खाली जगह है, लॉयन बाय इट्स रोर, ऑप्शन ए एशियन सही रहेगा। चलो सेकेंड स्टेंजा से भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। अ नोबल बीस्ट हियर रिफर्स टू, यहां पर शानदार जानवर किसे कहा गया है? ऑप्शन बी बंगाल टाइगर को। अगला क्वेश्चन है, वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बंगाल टाइगर इज, बंगाल टाइगर का एक लक्षण क्या है? तो उसके शरीर पर येलो ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, ऑप्शन ए सही है। द वर्ड डिस्कर्न मीन्स, डिस्कर्न का मतलब क्या होता है? अभी बताया गया है, डिस्कर्न का मतलब होता है पहचानना। पर एक सवाल एंटोनिम्स के बारे में है, द एंटोनिम ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का एंटोनिम क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा डी सिंपल। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कठिन और सिंपल मतलब होता है सरल, ठीक है। अगला सवाल है, वाइल वेंडरिंग ऑन फुट वी सी, ठीक है, पैदल चलते हुए, पैदल घूमते हुए हम क्या देखते हैं? ऑप्शन डी सही रहेगा, अ वाइल्ड एनिमल। अगला सवाल है, द स्किन ऑफ द वाइल्ड एनिमल इज कवर्ड विद, जंगली जानवर की जो खाल है, त्वचा है, वो किससे ढकी हुई है? यहां पर तेंदुए के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, स्पॉट्स, धब्बों से ढकी हुई है। अगला सवाल है, द वर्ड पेपर्ड मीन्स, पेपर्ड का मतलब क्या होता है? ढका हुआ, कवर्ड विद सही रहेगा। चलो चौथे स्टेंजा से भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। अ क्रिएचर हु हग्स यू इज, वो प्राणी जो आपको गले लगाता है वो कौन होता है? ऑप्शन बी बियर सही रहेगा। द पोएट मेक्स अ गेस दैट द बीस्ट विल गिव यू अ, क्या देगा वो प्राणी? कवि यहां पर क्या अनुमान लगाता है? ठीक है, ऑप्शन सी अ लविंग टच सही रहेगा। अगला सवाल है, द वर्ड हग्स मीन्स, हग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए सही रहेगा, एम्ब्रेसेस मतलब गले लगाना। अगला सवाल है, द कमीलियन हैज बीन कंपेयर टू, गिरगिट से किसकी तुलना की गई है? गिरगिट की तुलना लिजर्ड से की गई है, ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला सवाल है, द कमीलियन डज नॉट हैव आ, तो सिंगल विंग सही रहेगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अ कमीलियन इज नोन फॉर, कमीलियन किसके लिए जानी जाती है? गिरगिट किसके लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए चेंजिंग कलर्स, रंग बदलने के लिए जाना जाता है। ये है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो अब हम अगली पोएम देख लेते हैं। अगली पोएम जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द बॉल पोएम, जिसे लिखा है जॉन बेरीमैन ने। तो चलो देख लेते हैं। पहली लाइन है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, उस लड़के को क्या हुआ है जिसने अपनी गेंद खो दी है, जिसकी गेंद खो चुकी है। व्हाट इज ही टू डू, आई सा इट गो, व्हाट इज ही टू डू, वह क्या करने को है, वह क्या करने वाला है। आई सॉ इट गो मेरिली बाउंसिंग,
डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। आई सा इट गो। इट यहां पर बॉल के लिए कहा गया है, तो कवि कह रहा है मैंने उसे जाते हुए देखा है, मेरिली बाउंसिंग खुशी खुशी उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट गली में, एंड देन और तब, मेरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, वहां से खुशी खुशी वह उछलती हुई पानी में चली गई थी। आगे कवि कहता है नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। नो यूज टू से, ये कहने का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ओ अरे, देयर आर अदर बॉल्स, दूसरी गेंदें भी तो हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। यहां पर कवि कह रहा है अल्टीमेट यानी बहुत गहरा, शेकिंग ग्रीफ हिला देने वाला दुख उस बच्चे को वहीं पर खड़े का खड़ा कर देता है, जड़वंत कर देता है। एज ही स्टैंड्स रिगिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, और वह वहां पर कठोरता से खड़ा रहता है, कांपते हुए, नीचे घूरते हुए, गेंद को जाते हुए। ऑल सब हिज यंग डेज, उसके बचपन के दिन, उसके प्रारंभिक दिन, इनटू द हार्बर वेयर, हार्बर कहते हैं बंदरगाह को, वेयर मतलब होगा जहां, हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद चली गई है। आगे कवि कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। कवि कहता है, इंट्रूड कहते हैं हस्तक्षेप करने को, कवि कहता है वो उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बिना इजाजत घुसपैठ नहीं करेगा। अ डाइम, डाइम कहते हैं पैसे को, अनदर बॉल दूसरी गेंद को, इज वर्थलेस, वर्थलेस कहते हैं बेकार को, नाउ कहते हैं आपको। ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस मतलब होता है एहसास करना, फर्स्ट मतलब पहली, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है। डाइम 10 सेंट को कहा जाता है, पैसे को कहा जाता है, तो कभी सोचता है कि मैं उसे 10 सेंट देकर बताऊं कि वह गेंद खरीद सकता है, दूसरी गेंद खरीद सकता है, लेकिन यह प्रस्तावना उसके लिए बेकार थी, क्योंकि उसे इस भौतिक संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, अधिकारों की दुनिया में, भौतिक संपत्ति के संसार में, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद खरीदते हैं, गेंद लेते हैं, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंदें हमेशा खो जाती हैं, लिटिल बॉय छोटे बच्चे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी दूसरी बार गेंद नहीं खरीदता, मनी इज एक्सटर्नल, पैसा एक बाह्य चीज है, दूसरी चीजें हैं। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, बच्चे के लिए कह रहा है कवि, ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। डेस्परेट कहते हैं निराशा को, अपनी निराश आंखों के पीछे वह संसार की दुख को समझ रहा है, सीख रहा है। द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, लॉस कहते हैं नुकसान को, एपिस्टिमोलॉजी कहते हैं प्रकृति को, नेचर को, ठीक है। वह खोने की प्रकृति को सीख रहा है, हाउ टू स्टैंड अप, खोने के ज्ञान शास्त्र को सीखने के बाद हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाए, कैसे उसका सामना किया जाए। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वह सीख रहा है, वह जान रहा है जो हर आदमी एक ना एक दिन सीख जाएगा। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारे लोग जान जाते हैं कि मुसीबत को कैसे बर्दाश्त किया जाए, ठीक है। एंड मोस्ट नो, और बहुत सारे लोग जान जाते हैं, मेनी डेज समय के साथ साथ, हाउ टू स्टैंड अप, इन चीजों से, यानी जो हानि है, जो नुकसान है, उनसे बाहर कैसे निकला जाए, उनका सामना कैसे किया जाए। तो ये रही आपकी पोएम द बॉल पोएम। तो चलो लगे हाथों इस पोएम का यानी द बॉल पोएम का सेंट्रल आइडिया भी देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन इज दैट अ बॉय लूजेस his ball and is sad for it. He can't get it back, but the poem has a deeper meaning of it too. But a ball is a materialistic thing. We lose many things in life. We should learn to accept such losses. The ball is a beginning. The boy will to learn this truth gradually. कवि कहता है कि एक बच्चे ने गेंद खो दी है, वह उसे वापस नहीं पा सकता, लेकिन इस कविता का एक गहरा अर्थ भी है, ठीक है। और जो गेंद है वो सांसारिक वस्तु है, हम बहुत सारी चीजें जिंदगी में खोते हैं, जीवन में खोते हैं, और हमें ये चीज यानी ऐसे नुकसान को सहने की आदत डाल लेनी चाहिए। गेंद जो है वो शुरुआत है, ठीक है, बच्चा भी धीरे धीरे इस सच्चाई को समझ जाएगा।
ये था पोएम अ बॉल पोएम का सेंट्रल आइडिया। चलो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न भी देख लेते हैं। तो चलो पहले स्टेंजा के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हु कंपोज दीज लाइन्स, ठीक है, इस लाइन्स को किसने लिखा है? ऑप्शन सी जॉन बेरीमैन सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है आई हियर रिफर्स टू, ऑप्शन डी ऑथर सही रहेगा। आई का मतलब यहां पर है ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉल फाइनली वेंट इनटू द, गेंद अंततः आखिरकार कहां जाती है? तो सही जवाब होगा ए पानी में, वाटर में। अगला सवाल है द वर्ड बाउंसिंग मीन्स, बाउंसिंग का मतलब क्या होता है? लीपिंग, उछलना कूदना। चलो दूसरे स्टेंजा से भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन है आफ्टर लूजिंग द बॉल द बॉय इज ओवर पावर्ड विथ, ओवर पावर्ड कहते हैं तीव्र को, गेंद खोने के बाद बच्चा किस चीज से घिर गया? ऑप्शन डी सैडनेस सही होगा, उसे दुख ने घेर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टू पोएट द लॉस इज नॉट इंपॉर्टेंट एनफ टू वरी अबाउट, ऑप्शन ए सही रहेगा। नुकसान इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि उस पर चिंता किया जाए, ऐसा कवि का कहना है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड ट्रेमलिंग मीन, ट्रेमलिंग का मतलब क्या होता है? कांपना, तो शेकिंग विद एंजाइटी, ऑप्शन सी सही रहेगा। तीसरे स्टेंजा से कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। लिखा है ही हियर स्टैंड्स फॉर, ही किसका, ही का मतलब क्या है यहां पर? यहां पर ही का मतलब होगा द बॉय, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी हियर रिफर्स टू, ठीक है, उसकी पहली जिम्मेदारी से यहां पर क्या मतलब होगा? नुकसान का कैसे सामना किया जाए, हाउ टू फेस लॉस, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड पोजीशन मींस, पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार का मतलब क्या होगा? यहाँ पे वेल्थ होगा, ऑप्शन डी सही है। चौथे स्टेंजा से कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। द बॉय इज लर्निंग व्हाट इट मींस, बच्चा सीख रहा है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन बी सही रहेगा टू लूज समथिंग, किसी चीज को खोना, बच्चा किसी चीज को खोना सीख रहा है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड डेस्परेट मींस, डेस्परेट का मतलब होता है निराश होना, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन डी होपलेस सही रहेगा। अब हो गई अ बॉल पोएम कंप्लीट। चलो अब हम अगली पोएम पढ़ लेते हैं, अमांडा। इस पोएम को लिखा है रॉबिन क्लेन नाम की एक कवित्री ने। तो चलो पोएम पढ़ लेते हैं। पहली लाइन है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, बाइट कहते हैं दांत से काटने को, अपने नाखूनों को दांत से मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधे मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, वह झुककर बैठना बंद करो और सीधे बैठो अमांडा। ये अमांडा की माँ थी जो अमांडा को हर गलत काम के लिए रोकती है। और अमांडा इनके बारे में क्या सोचती है, चलो अगली लाइंस में, ठीक है, अगले स्टेंजा में पढ़ लेते हैं। हियर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी, लैंग्विड कहेंगे शांत को, सुस्त को, एमराल्ड हरे को कहेंगे, सी कहेंगे समंदर को। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, सोल कहेंगे इकलौती को, इनहेबिटेंट कहेंगे निवासी को। अब यहां पर अमांडा इमेजिन करती है, सोचती है कि एक शांत गहरा हरा समंदर है जहां पर वह अकेले रहने वाली है, अकेली रह रही है। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मरमेड जलपरी को कहेंगे। मरमेड का आधा धड़ इंसानों का यानी लड़की का और आधा धड़ मछली का होता है। ड्रिफ्ट कहेंगे यहां पर तैरने को, ब्लिसफुली मतलब खुशी के साथ, बहुत खुशी खुशी। कवित्री कहती है कि अमांडा सोच रही है, कल्पना कर रही है, विचारों की दुनिया में है और खुद को एक मरमेड मान रही है और कहती है कि वह एक हरे समंदर में अकेले रह रही है और खुशी खुशी के साथ इधर उधर तैरती रहती है, न कोई रोकने वाला है न कोई टोकने वाला है। इतने में फिर उसकी माँ की आवाज आती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना घर अपना कमरा साफ कर लिया? आई थॉट, मुझे लगता है, मैंने सोचा, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा। अमांडा फिर से अपने विचारों की दुनिया में, ख्वाबों की दुनिया में आ जाती है और कहती है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक अनाथ हूं जो गलियों में भटक रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, आई पैटर्न मैं आकृतियां बनाती हूं, नमूने बनाती हूं। सॉफ्ट डस्ट कोमल धूल पर, विथ माई हर्स्ट बेयर फीट अपने नंगे और
चुपचाप यानी शांत पैरों से, कदमों से। वह सोचती है कि उसके पैरों में कोई चप्पल नहीं है, इसकी वजह से चुपचाप अब उसके पीछे उसके कदमों के निशान बनते चले जाते हैं। वह आगे सोचती है द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। खामोशी सुनहरी होती है और आजादी बहुत मीठी होती है। फिर अचानक उसे अपनी माँ के डांटने की आवाज सुनाई देती है। कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अमांडा तुम्हें अपने मुहासे याद नहीं है, अपने मुहासों को याद करो अमांडा, ठीक है। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम कृपया बराए मेहरबानी मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं, जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूं तो मेरी तरफ देखा करो अमांडा। अमांडा फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाती है। सोचती है आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, कि मैं एक रपुंजल हूं और मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। रपुंजल एक ऐसी शहजादी होती है जिसको एक जादूगरनी ने कैद कर लिया होता है एक मीनार के अंदर, एक बहुत ऊंचे टावर के अंदर, ठीक है, जिसके बहुत सुनहरे बाल होते हैं और बहुत लंबे बाल होते हैं। और एक शहजादा, एक राजकुमार उन्हीं बालों की सहायता से उस मीनार पर चढ़कर, उस टावर पर चढ़कर रपुंजल को जादूगरनी से बचाता है। आगे वह कहती है लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंकिल एंड रेयर, किसी मीनार के अंदर, ठीक है, जो जीवन होता है बहुत शांत होता है और बहुत नायाब होता है, बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि वहां पर तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और आगे वह कहती है आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित रूप से कभी भी अपने चमकदार बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी। फिर अचानक उसको उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। उसकी माँ कहती है ये तुरंत मुंह फुलाना बंद करो, उदास होना बंद करो। यूर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा से बहुत मूडी रही हो अमांडा, हमेशा से मन की करने वाली रही हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें परेशान करती रहती हूँ अमांडा। नेग्ड मतलब होता है लगातार टोकना, ठीक है। तो उसकी माँ कहती है कि अमांडा तुम्हारी हरकतों को देखकर जो मैं तुम्हें रोकती टोकती हूँ तो किसी को लगेगा मैं तुम्हें परेशान करती रहती हूँ, तुम्हें हर बात पर रोकती टोकती रहती हूँ, तो ये दुखी रहना बंद करो, ये सब मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ। ये पोएम यहाँ पर खत्म हो जाती है। चलो अब इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन इज दैट देयर इज अ गर्ल अमांडा who thinks she is controlled and scolded about everything. She is being asked for not doing this or that. But Amanda does not listen to her mother. She imagines nice things like walking barefoot in dusty streets, being a mermaid, being Rapunzel, etc. इस पूरी पोएम में रॉबिन क्लेन ने जो कुछ कहा है उसी को हम अपनी आसान भाषा में लिख देंगे, वही इस कविता का सेंट्रल आइडिया होगा। जैसे अमांडा नाम की एक छोटी लड़की है जो सोचती है उसे कंट्रोल किया जा रहा है, उसे हर बात बात पर डांटा जा रहा है, उसे कहा जा रहा है ये करो ये ना करो, ठीक है, लेकिन अमांडा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, यानी अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं देती और वो अच्छी अच्छी चीज़ें सोचती है, जैसे धूल भरी गलियों में नंगे पैर टहलना, जलपरी बनना, रपुंजल बनना, एटसेट्रा। ये था इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। चलो अब इस चैप्टर के, इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न भी देख लेते हैं। चलो पहले स्टेंजा के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हु कंपोज्ड दीज लाइंस, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। ऑप्शन बी रॉबिन क्लेन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है अमांडा इज आस्क्ड नॉट टू, अमांडा को क्या करने को मना किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी बाइट हर नेल्स, अपने नाखूनों को मुंह से काटने को मना किया गया है। अगला क्वेश्चन है शी इज इंस्ट्रक्टेड टू, उसे निर्देशित किया गया है, कहा गया है, किस लिए। ऑप्शन डी सही रहेगा, सिट अप स्ट्रेट, सीधे होकर बैठने के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है द वर्ड स्लचिंग मीन्स, स्लचिंग का मतलब क्या होता है। झुककर बैठने को कहा जाता है। ऑप्शन ए सिटिंग लेजिली सही रहेगा। चलो दूसरे स्टेंजा से कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट कलर इज द सी, समंदर कौन से रंग का है, हरा रंग का, एमराल्ड। अगला क्वेश्चन है हाउ डज अमांडा इमेजिन हरसेल्फ, अमांडा ने अपने आप को कैसे इमेजिन किया। ऑप्शन ए मरमेड सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लेजी, लेजी का सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन बी लैंग्विड सही रहेगा। चलो तीसरे स्टेंजा से कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन है आई हियर रिफर्स टू, आई का यहां पर क्या मतलब है।
आई से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, क्या माना गया है? तो यहाँ पर आई अमांडा के मदर को कहा गया है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, अमांडा की मदर। अगला क्वेश्चन है, अमांडा इज सपोज टू फिनिश, अमांडा को क्या फिनिश करने के लिए कहा गया था? ठीक है, हर होमवर्क, ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शी इज बीइंग इंस्ट्रक्टेड टू, उसे क्या करने को निर्देश दिया जाता है? ठीक है, अपना कमरा साफ करने का निर्देश दिया जाता है, ऑप्शन ए क्लीन हर रूम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड टाइडी मीन्स, टाइडी का मतलब क्या होता है? टाइडी का मतलब होता है साफ, ठीक है, ऑप्शन डी अरेंज्ड सही रहेगा, व्यवस्थित। चलो अगले स्टेंजा से कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। मी हियर स्टैंड्स फॉर, मी का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? मी यहाँ पर अमांडा की माँ को कहा गया है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अमांडा इज सपोज टू लुक एट हर मदर व्हेन, ऑप्शन बी सही रहेगा, शी इज टॉकिंग टू हर, अमांडा को उसकी तरफ देखना चाहिए, उसकी माँ की तरफ, जब उसकी माँ उससे बात कर रही हो तो। अगला क्वेश्चन है, ईटिंग चॉकलेट इज नॉट एडवाइजेबल टू हर ड्यू टू, चॉकलेट खाने की सलाह उसे देना सही नहीं था, क्योंकि, ऑप्शन ए पिंपल सही है, क्योंकि उसके पिंपल्स निकले हुए थे, मुहासे निकले हुए थे। अगला क्वेश्चन है, एक्ने इज अ डिजीज विच इज मार्क्ड बाय, एक्ने का और क्या कहा जाता है? पिंपल्स कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। अगले स्टेंजर से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। आई हियर रिफर्स टू, आई यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? ठीक है, यहाँ पर आई अमांडा के लिए यूज हुआ है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अमांडा थिंक्स दैट शील नेवर लेट डाउन हर, अमांडा सोचती है वो कभी नहीं गिराएगी क्या अपने सुनहरे बालों को, बी ब्राइट हेयर सही रहेगा। टू हर लाइफ इज काम एंड रेयर इन, उसके लिए जीवन शांत और दुर्लभ कहां पर होगा? टावर में, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड ट्रैंक्विल मीन्स, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? काम सही है, सी। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, इसलिए ऑप्शन सी काम सही है। नेक्स्ट स्टेंजर से चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। हु इज आस्क्ड टू स्टॉप सल्किंग, रूठने के लिए किसे मना किया गया है? अमांडा को मना किया गया, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अमांडाज मदर इज नेगिंग एट, अमांडा की मां किसको रोक टोक लगाती रहती हैं? ऑप्शन सी अमांडा को। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड नेग्ड मीन्स, ठीक है, रोक टोक करने का मतलब, यानी नेग्ड का मतलब क्या होता है? यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, एनॉयड। यहां पर ये पोएम खत्म हो गई है, चलो अगली पोएम पढ़ लेते हैं। अगली पोएम का टाइटल है द ट्रीज, इस पोएम के रचयिता है एड्रियन रिच। पोएम स्टार्ट होती है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द ट्रीज लिखा हुआ है, पेड़ को कहा जाएगा इनसाइड यानी अंदर के, भीतर के, मूविंग जा रहे हैं, आउट बाहर, इनटू द फॉरेस्ट जंगल की तरफ, जंगल की दिशा में। कवि कह रहा है घरों के भीतर जो पेड़ हैं वो बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वो जंगल जो इतने दिनों से खाली पड़ा है। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहां पर कोई भी पक्षी बैठ नहीं सकता। नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़ा छिप नहीं सकता। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, कोई सूरज अपने पैरों को छाया में छिपा नहीं सकता। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो जंगल जो इतनी रातों से खाली पड़ा था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वो सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। चलो अगला स्टेंजा पढ़ लेते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रेक्स, ऑल नाइट सारी रात, रूट्स जड़, वर्क काम करती रही, टू डिसएंगेज अलग करने के लिए, देमसेल्व्स खुद को, फ्रॉम द क्रेक्स दरारों से, इन द वेरांडा फ्लोर बरामदे के अंदर, फर्श पर से। सारी रात जड़ें स्वयं को बरामदे के फर्श की दरारों से मुक्त करने का प्रयास करती हैं, कोशिश करती हैं, अलग करने की कोशिश करती हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विथ एक्सर्शन, स्मॉल कहेंगे छोटे को, ट्विग्स कहेंगे छोटी छोटी शाखाओं को, स्टिफ कहेंगे ऐंठ जाने को, एक्सर्शन कहेंगे कोशिश को, प्रयास को। लॉन्ग क्रेम्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ, लॉन्ग क्रेम्ड मतलब होगा लंबे समय से दबाए हुए, बोज कहेंगे शाखाओं को, शफलिंग कहेंगे संघर्ष करने को, अंडर द रूफ छत के नीचे। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, नए नए, डिस्चार्ज कहेंगे अस्पताल से मुक्त हुए, पेशेंट कहेंगे मरीजों को। हाफ डेज्ड आधे ऊँघते हुए, मूविंग चल आगे बढ़ते हुए, चलते हुए, टू द क्लिनिक डोर्स अस्पताल के दरवाजे की तरफ।
यहाँ पर कवि कह रहा है कि छोटी छोटी टहनियां कठोर प्रयास से कड़ी हो गई हैं, लंबे काल से दबाई हुई शाखाएं छत के नीचे संघर्ष कर रही हैं। वे हाल ही में मुक्त हुए मरीजों के जैसे अस्पताल की तरफ, अस्पताल के दरवाजे की ओर थोड़े थोड़े से ऊँघते हुए बाहर आ रहे हैं। अगले स्टेंजा में कवित्री कहती है, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई हूँ, डोर्स ओपन टू द वेरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, दरवाजे बरामदे की ओर खुले हुए हैं और मैं लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच, जिसमें आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। स्केर्सली मतलब मुश्किल से, मेंशन मतलब जिक्र करना, डिपार्चर कहते हैं प्रस्थान को, ठीक है। फॉरेस्ट जंगल को कहा जाता है, हाउस तो पता ही है घर को कहा जाता है। कवित्री कह रही है कि मैं अपने पत्रों में मुश्किल से ही जंगल के घर से बाहर जाने का जिक्र कर पा रही हूं या कर रही हूं। द नाइट इज फ्रेश, रात एकदम साफ है। द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, पूरा पूरा चांद अब भी खुले आसमान में चमक रहा है, या हम कह सकते हैं अभी तक चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीच लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। यहां पर कवित्री कह रही है कि गंध, स्मेल कहते हैं गंध को, पत्तियों, लाइकेन शैवाल को कहेंगे या कई को, ठीक है। स्टिल अभी तक रीच पहुंच रही है एक आवाज के जैसे, कमरे में एक आवाज की जैसे इनकी गंध, इनकी महक पहुंच रही है। अगले स्टेंजा में कवित्री कहती है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सर फुसफुसाहटों से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल खामोश हो जाएगी। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो कांच की टूटने की आवाज आ रही है, कांच टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, पेड़ लंगड़ा लंगड़ा कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, रात में। विंड्स रश टू मीट देम, हवाएं झपटती हैं उनसे मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, चांद एक शीशे के जैसे टूट गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, इसके टुकड़े चमक रहे हैं सबसे लंबे बल्लूत के पेड़ों के ताज पर, सबसे लंबे वाले बल्लूत के पेड़ों के ताज के ऊपर, यानी शिखर पर, चोटी पर इसके टुकड़े चमक रहे हैं, किसके? चांद के। ये रही पोयम द ट्रीज, जिसमें घर के पेड़ बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं। चलो अब इस पोयम का सेंट्रल आइडिया भी लिख लेते हैं। The central idea of the poem, The Trees, composed by Adrian Rich, is that man has harmed the forest and kept only a few trees inside his house. It is not real nature. The poet wants to say that trees want to come out their confinement and go to their natural home, the forest. हम पूरे पोएम का जनरली एक समरी लिख देते हैं, आसान भाषा में उसी पोएम का सारांश लिख देते हैं, वही होता है सेंट्रल आइडिया, ठीक है। अब कवि क्या कह रहा है? कवि नहीं, एक्चुअली कवित्री। आदमी ने जंगल को नुकसान पहुंचाया है और सिर्फ कुछ ही पेड़ अपने घरों के अंदर उगाए हैं, लेकिन वह वास्तविक प्रकृति नहीं है, असली कुदरत नहीं है। कवि चाहता है कि पेड़ अपने कैद से, अपने कारावास से, अपनी जेल से निकलना चाहते हैं और अपने वास्तविक आवास पर जाना चाहते हैं। उनका वास्तविक आवास जंगल है, वहीं पर वो जाना चाहते हैं। यही है इस कविता का सेंट्रल आइडिया। आप भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। पहले स्टेंजा से पहला क्वेश्चन है, हु कंपोज दीज लाइन्स, इन लाइनों को, इन पंक्तियों को किसने रचा है, किसने लिखा है? सही ऑप्शन होगा ए, एड्रियन रिच ने। अगला क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज बिकॉज, इतने सारे दिनों, इन सारे दिनों जंगल खाली था क्योंकि। सही ऑप्शन होगा द एनिमल्स हैव ईटेन इन, जानवरों ने इसे खा लिया है। इतने दिनों तक जंगल में पेड़ नहीं थे क्योंकि उन्हें जानवरों ने, पशुओं ने खा लिया था। अगला क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज, जंगल पेड़ों से भर जाएगा कब? सही ऑप्शन होगा ए, इन द मॉर्निंग, सुबह तक। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड बरी हियर मीन्स, बरी का मतलब क्या होगा? बरी का मतलब होता है छुपाना। सही ऑप्शन होगा बी, हाइड फ्रॉम व्यू। नेक्स्ट स्टेंजा से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। द ट्रीज हैव मूव्ड आउट इनटू, पेड़ निकल पड़े हैं किसके लिए? द फॉरेस्ट, जंगल के लिए। अगला क्वेश्चन है, इन द लाइन लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज, यहां पर लाइक का यूज हुआ है इसलिए सिमिली है। ऑप्शन बी सही है।
द वर्ड बोज मीन्स, बोज का मतलब होता है शाखाएं, तो ऑप्शन डी यानी कि ब्रांचेस सही होगा। अगले स्टेंजा से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा है द पोएट इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स सिटिंग, कवित्री लंबे लंबे पत्र लिख रही है बैठकर, कहां पर बैठकर? डी इनसाइड, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है ही डज नॉट मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ, उसने वर्णन नहीं किया, जिक्र नहीं किया प्रस्थान के बारे में, किसके? सही ऑप्शन होगा ए फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है द वर्ड स्केर्सली मीन्स, स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से, तो ऑप्शन बी हार्डली सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट शाइन्स इन द नाइट, रात में क्या चमकता है? ठीक है, फुल मून, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द पोएट्स हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द वर्ड विस्पर मीन्स, विस्पर का मतलब क्या होता है? लो सॉफ्ट वॉइसेस, बुदबुदाहट को कहा जाता है, फुसफुसाहट को कहा जाता है। चलो अब हम अगली पोएम देख लेते हैं। अगली पोएम का नाम है फॉग, एक बहुत छोटी सी प्यारी सी कविता है, पोएम है, इसे कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है। लिखा है द फॉग कम्स, फॉग कहते हैं कोहरे को, कोहरा आता है ऑन लिटिल कैट फीट, दबे पांव, बिल्ली के जैसे। इट सिट्स लुकिंग, वह बैठ जाता है देखते हुए, ओवर हार्बर, हार्बर के ऊपर, हार्बर कहते हैं बंदरगाह को, एंड सिटी और शहर को, ऑन साइलेंट हॉन्चेस, साइलेंट कहते हैं खामोश को, हॉन्चेस कहते हैं उकड़ू बैठने को, ठीक है, और एंड देन मूव्स ऑन, और तब चला जाता है, मूव्स ऑन मतलब चले जाना। ये एक बहुत छोटी सी और प्यारी सी कविता थी कार्ल सैंडबर्ग द्वारा। चलो अब इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया कुछ यूं है, द सेंट्रल ऑफ द पोएम फॉग इज दैट द पोएट हैज यूज्ड metaphor figure of speech in this poem. Fog has been compared to little cat. Like the little cat, fog also comes silently as the cat haunches on the floor. In the same way, fog sits and looks over the city and harbor. Like a cat, fog too moves away silently. कवि ने यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए कोहरे की तुलना बिल्ली से करी है। कवि कहता है कोहरे के जैसे बिल्ली भी दबे पांव आता है, और जैसे बिल्ली उकड़ू घुटने के बल बैठ जाती है, वैसे भी कोहरा भी शहर के ऊपर और बंदरगाह के ऊपर एक बिल्ली के जैसे चुपचाप बैठ जाता है, और चुपचाप जैसे बिल्ली जाती है वैसे ही शांति के साथ चुपचाप चला जाता है। पहले स्टेंजा से पहला क्वेश्चन है हु इज इट इन द अबव लाइन्स, इस लाइन में इट किसके लिए यूज हुआ है? ऑप्शन बी फॉग सही है। हाउ डज फॉग कम्स ऑन, कोहरा कैसे आता है? ऑप्शन डी लिटिल कैट फीट सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द फॉग सिट ऑन, कोहरा कहां पर बैठता है? ऑप्शन ए सही है, हार्बर एंड सिटी। अगला प्रश्न है नेम द पोएम, कविता का नाम बताइए। ऑप्शन डी फॉग सही है। अगला क्वेश्चन है द फॉग इज कंपेयर टू व्हाट, फॉग यानी कोहरे की तुलना किससे करी गई है? ऑप्शन बी कैट सही है। हाउ डज द कैट सिट्स, बिल्ली कैसे बैठती है? ऑन इट्स हॉन्चेस, घुटनों के बल। इस कविता का लास्ट क्वेश्चन है नेम द पोएट ऑफ द पोएम फॉग, इस कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए कार्ल सैंडबर्ग सही है। अगली पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसके रचयिता, जिसके पोएट फ्रेडरिक ऑगडेन नेश हैं, ठीक है। तो चलो पोएम पढ़ लेते हैं। बलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, बलिंडा एक छोटे से सफेद घर में रहती थी, विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, एक छोटे से बिल्ली के बच्चे और एक स्लेटी रंग के चूहे के साथ, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और छोटे से पीले से कुत्ते के साथ, एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक लाल गाड़ी के साथ, एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और वास्तव में सचमुच एक पालतू ड्रैगन के साथ। अगले स्टेंजा में कवि अपने सभी पेट्स यानी पालतू के नामों से पर्दा उठा रहा है, उनके नाम बता रहा है। चलो देख लेते हैं। कवि कहता है नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, अब छोटी सी काली बिल्ली के बच्चे का नाम था इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और जो छोटा सा स्लेटी रंग का चूहा था उसे वह बिलिंग कह के पुकारती थी, एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और छोटा सा पीला कुत्ता सरसों के दाने जैसा तीखा था, बट
द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन जो ड्रैगन था वो कायर था, डरपोक था और वह उसे कस्टर्ड कहा करती थी। अगली लाइन है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके बड़े लंबे और नुकीले दांत थे। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। उसके शरीर के ऊपर कांटे थे तथा नीचे की ओर कड़ी चमड़ी की परत थी। माउथ लाइक अ फायर प्लेस। उसका मुंह अंगेठी के जैसा था। चिमनी फॉर अ नोज। और उसकी नाक एक चिमनी के जैसे थी। एंड रियलियो ट्रूलियो डेगर्स ऑन हिज टोज। और उसके पैरों की उंगलियां बिल्कुल खंजर के समान थी। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा भालू के भरे हुए पीपे के जैसे बहादुर थी। ठीक है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक इतने बहादुर थे, इतने बहादुर थे कि वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ शेर को हका देते थे, उनका पीछा कर लेते थे, उनको दौड़ा लेते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। मस्टर्ड गुस्से में किसी बाघ के जैसे बहादुर था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो एक अच्छे से सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता था। बलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। टिकल्ड कहते हैं गुदगुदी लगाने को। तो बलिंडा उसे गुदगुदी लगाकर परेशान करती थी और निर्दयता से, बेरहमी के साथ उसे गुदगुदी लगाती जाती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड उसे अशिष्टता के साथ चिढ़ाते हुए पर्सिवल कहते थे। पर्सिवल कौन है? पर्सिवल एक नाइट था जो किंग आर्थर के यहाँ काम करता था। ठीक है। वो था तो बहुत बहादुर और बड़ा होते हुए बच्चों की तरह बिल्कुल बुद्धू था। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड इसलिए ड्रैगन को पर्सिवल कहते हैं क्योंकि वह शारीरिक रूप से बहुत बड़ा था, बहुत विशालकाय था, लेकिन फिर भी वो बच्चों की तरह डरता था। दे ऑल सैट लॉफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। वे सब हंसते हुए एक छोटे से लाल गाड़ी में बैठ जाते हैं। एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। और सचमुच वास्तविक रूप से उस डरपोक ड्रैगन पर सब लोग हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। बलिंडा गिगल टिल शी शूक द हाउस। गिगल कहते हैं कह कहा मार के हंसने को, बहुत जोर से हंसने को। तो बलिंडा इतनी जोर से हंसती थी कि पूरा घर हिलने लगता था। एंड ब्लिंक सेड वीक शी इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक वीक कहता था जो कि एक चूहे की हंसने की आवाज होती है। इंक एंड मस्टर्ड ड्यूली आस्क्ड हिज एज। इंक और मस्टर्ड अशिष्टता के साथ उससे उसकी उम्र पूछते थे, आयु पूछते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। जब कस्टर्ड रोता था एक अच्छे से और सुरक्षित से पिंजरे के लिए। सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। अचानक अचानक उन्होंने एक बहुत बुरी आवाज सुनी। ठीक है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड। और मस्टर्ड गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और उन्होंने आसपास देखा। म्याउच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बलिंडा। बलिंडा चिल्लाई ऊ और इंक जो बिल्ली का नाम था वो बोली म्याओ। फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अच्छा, बिल्ली का बच्चा और बलिंडा क्यों चिल्लाया? डर कर चिल्लाए क्योंकि पायरेट, देयर वाज अ पायरेट, पायरेट कहते हैं लुटेरे को, क्लाइंबिंग चढ़ रहा था, विंडा यानी खिड़की को विंडो कहेंगे। ठीक है। क्योंकि खिड़की पर से एक लुटेरा चढ़ रहा था, उसे देखकर बिल्ली और बलिंडा दोनों चिल्लाए डर से। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट। उसके बाएं और दाएं दोनों हाथों में पिस्तल थी। ठीक है। और उसने अपने दांतों में एक छोटा सा तलवार पकड़ा था जो चमक रहा था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वॉज वुड, उसका एक पैर नकली था और लकड़ी का था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीट नो गुड। ये बात एकदम पता चल रहा था कि लुटेरे के इरादे नेक नहीं है। ये बात एकदम साफ थी कि लुटेरे की नीयत ठीक नहीं थी। बलिंडा पेल्ड, बलिंडा पीली पड़ गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वह मदद के लिए मदद करो चिल्लाई। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। लेकिन मस्टर्ड एक डरावनी चीख के साथ भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक धीरे धीरे दुबकते हुए, सरकते हुए, ठीक है, घर के सामानों के नीचे चला गया। एंड
लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और छोटा चूहा पूरे योजनाबद्ध ढंग से, योजनाबद्ध तरीके से बिल में घुस गया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन ऊपर कूदा कस्टर्ड, स्नोटिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन के जैसे फप 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 करते हुए। क्लेश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, क्लेश्ड मतलब टकराना, भिड़ना, ठीक है। उसने अपनी पूंछ पटकी, टेल कहते हैं पूंछ को, लाइक आयरन्स इन अ डंजन, जिस तरह से कैदी, डंजन कहते हैं कैद खाने को, काल कोठरी को, जिस तरह कैदी काल कोठरी में अपनी जंजीरें खड़खड़ाते हैं। विथ अ क्लेटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वायर, क्लेटर कहते हैं खड़खड़ाने को, क्लैंक कहेंगे बजने को, जैंगलिंग कहेंगे झनझनाने को या झंकार को, स्क्वायर ऐंठने को, बल को कहेंगे, ठीक है। खड़खड़ाहट और झंझन और खटखटाते हुए बल के साथ वह लुटेरे पर ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, वह रॉबिन पक्षी के जैसे, जैसे रॉबिन पक्षी किसी कीड़े पर झपटता है, उसी तरह वह उस लुटेरे पर झपटा। द पायरेट गैब्ड एट बलिंडाज ड्रैगन, लुटेरे ने घूरा बलिंडा के ड्रैगन को, एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, गल्प कहते हैं निगलने को, ग्रॉग कहते हैं पानी मिली हुई शराब को, ठीक है। पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन कहेंगे शराब की बोतल को, और अपनी जेब की बड़ी शराब की बोतल से थोड़ी शराब उस लुटेरे ने निगली। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां चलाई, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वह उसे लगी नहीं। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, गॉबल्ड कहेंगे निगलने को, ठीक है, और कस्टर्ड उसे पूरा का पूरा निगल गया, पूरे का पूरा। बलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, बलिंडा ने उसे गले लगा लिया और मस्टर्ड ने उसे चाटा। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, ठीक है, विक्टिम कहते हैं शिकार को, पायरेट तो बताइए लुटेरे को कहा जाता है, मोर्न कहते हैं शोक प्रकट करने को, ठीक है। किसी ने भी उसके शिकार डाकू पर कोई भी विलाप नहीं किया, उसके शिकार लुटेरे के लिए कोई भी विलाप नहीं किया, कोई भी रोना नहीं किया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, इंक और ब्लिंक खुशी में उसके चारों ओर घूमने लगे, अराउंड चारों ओर घूमने लगे। द ड्रैगन, ड्रैगन के, दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को, लुटेरे को खाया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अचानक छोटा कुत्ता उठा और बोला, ठीक है, I'd have been twice as brave if I hadn't been flustered, flustered कहेंगे दुविधा को, ठीक है, भ्रमित होने को, कंफ्यूज होने को, ठीक है। बोलता है कि अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता, भ्रमित नहीं हुआ होता, दुविधा में नहीं पड़ा हुआ होता, तो मैं 2 गुना बहादुर होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और फिर इसी तरह ही इंक और ब्लिंक भी लंबी लंबी फेंकने लगे। We'd have been 3 times as brave we think, और हम 3 गुना बहादुर होते, हम मानते हैं। The custard said, I quite agree, कस्टर्ड बोला, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, that everybody is braver than me, कि हर कोई मुझसे ज्यादा बहादुर है। Belinda still lives in her little white house, बलिंडा अभी भी उसी छोटे से सफेद घर में रहती है। With her little black kitten and her little grey mouse, अपने छोटे से बिल्ली, काले बिल्ली के बच्चे के साथ, और अपने सिलेटी रंग के चूहे के साथ। And her little yellow dog, और अपने छोटे से पीले कुत्ते के साथ। And her little red wagon, और अपनी छोटी सी लाल गाड़ी के साथ। And her really truly little pet dragon, और अपने वास्तविक सचमुच के पालतू ड्रैगन के साथ। बलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, बलिंडा भालू से भरे पीपे की तरह बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक तथा ब्लिंक शेरों का पीछा कर इन्हें सीढ़ियों से भगा देते हैं, ठीक है। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज द टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड इतना बहादुर है जितना कि गुस्से में भरा बाघ। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड अभी भी एक सुरक्षित और अच्छे पिंजरे के लिए रोता रहता है। यहां पर इस पोएम का अंत हो जाता है। चलो अब इस पोएम का सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑगडेन नेश इज दैट Belinda lived in a white house with courageous Ink, a black kitten, Blink, a grey mouse, and Mustard, a yellow dog, and cowardly Custard, who remained hidden in his cage.
One day, a pirate entered the house and shoot two bullets. Brave ink, blink, and mustard flew and cowardly custard killed him. इस कविता की कथा वस्तु, ठीक है, सारांश कुछ इस तरह से है कि एक लड़की है बलिंडा जो अपने छोटे से सफेद से घर में रहती है। बहादुर, इंक, ब्लिंक, ठीक है, इंक एक बिल्ली के बच्चे का नाम जो काले रंग का है, ब्लिंक एक स्लेटी रंग के चूहे का नाम है, और मस्टर्ड जो कि एक कुत्ते का नाम है, ठीक है, और एक डरपोक से ड्रैगन के साथ जिसका नाम है कस्टर्ड, ठीक है। और वो ड्रैगन हमेशा अपने पिंजरे में छुपा रहता है। एक दिन क्या होता है, एक लुटेरा आता है और दो गोलियां चलाता है। बहादुर, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड भाग जाते हैं, लेकिन जो कायर डरपोक सा कस्टर्ड होता है वो उसे मार डालता है। कुछ इस तरह से आप एक सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। चलो अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शी हियर रिफर्स टू। शी किसके लिए यूज हुआ है? बलिंडा के लिए हुआ है, ऑप्शन बी सही है। नेम ऑफ द कैरेक्टर्स इन दिस स्टेंजा आर। ऑप्शन ए है लिटिल ब्लैक किटन, ऑप्शन बी है लिटिल ग्रे माउस, ऑप्शन सी है लिटिल येलो डॉग, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। ये सभी है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज शी कॉल द ड्रैगन। ड्रैगन वो क्या कहती थी, क्या पुकारती थी? ऑप्शन बी कस्टर्ड सही रहेगा। द वर्ड कावर्ड मीन्स, कावर्ड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए टिमिड सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हु कंपोज दीज लाइन्स। किसने ये लाइन्स लिखी हैं? ऑप्शन सी ऑगडेन नेश सही है। द एनिमल्स एंड बेलिंडा हर्ड आ। किस तरह की आवाज सुनी जानवरों और बेलिंडा ने? ठीक है, थ्रेटनिंग साउंड सुना था, डी सही है, डरावने वाली आवाज सुनी थी। समवन क्लाइंबिंग इन द विंडो वाज, ठीक है, जो खिड़की पर से ऊपर चढ़ रहा था वो कौन था? तो वो पायरेट था, ऑप्शन सी सही है। विंडा हियर स्टैंड्स फॉर। विंडा यहां पर किसके लिए यूज हुआ है? विंडो के लिए यूज हुआ है, ऑप्शन बी सही है। बलिंडा एम्ब्रेस द ड्रैगन हुज नेम वाज। तो बलिंडा ने जिस ड्रैगन को गले लगाया उसका क्या नाम था? ऑप्शन बी कस्टर्ड सही है। द ड्रैगन हैड स्वेलोड। ड्रैगन ने निगल लिया, क्या निगला था? तो उसने पायरेट यानी लुटेरे को निगल लिया था, ऑप्शन ए सही है। द वर्ड मोर्न मीन्स, मोर्न का मतलब होता है विलाप प्रकट करना, तो यहां पर क्या हो सकता है? तो यहां पर होगा लेमेंटेड, ऑप्शन सी सही है। मस्टर्ड वाज आल्सो एज ब्रेव एज अ टाइगर, ऑप्शन बी सही है। कस्टर्ड्स ओनली रिक्वेस्ट वाज आ, ऑप्शन बी सेफ केज। कस्टर्ड सिर्फ किसके लिए रोता था? एक सुरक्षित पिंजरे के लिए। द वर्ड रेज मीन्स, रेज का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, तो ऑप्शन ए एंगर सही रहेगा। यहां पर ये पोएम खत्म होती है। चलो अगली पोएम देख लेते हैं। पोएम का नाम है फॉर एनी ग्रेगरी, जिसे लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने। चलो देखते हैं। पोएम स्टार्ट होती है, नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर। एक व्यक्ति जो निराशा में पड़ा हुआ है, निराशा में डूबा हुआ है, वह कभी नहीं करेगा क्या? प्रेम। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, हनी के रंग के यानी सुनहरे रंग के, रैम्पार्ट्स एट योर ईयर्स। रैम्पार्ट्स यहां पर कहेंगे बालों को, जो तुम्हारे कानों के समीप जो बाल हैं, ठीक है, सुनहरे रंग के, उनको देखकर कोई भी निराश व्यक्ति तुम्हें प्यार नहीं करेगा, या निराशा में पड़ा हुआ व्यक्ति तुम्हें प्यार नहीं करेगा। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। वह तुम्हें प्यार करेगा तुम्हारे लिए, अकेले में, ठीक है, यहां पे तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे गुणों के लिए। और जो बाल यहाँ पे हुआ है वो शारीरिक सुंदरता के बारे में बात कर रहा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शारीरिक सुंदरता के लिए नहीं चाहेगा, अगर वो तुम्हें चाहेगा तो तुम्हारे गुणों के लिए चाहेगा। एंड नॉट योर येलो हेयर, और तुम्हारे पीले रंग के बालों की वजह से नहीं, ठीक है, यानी तुम्हारी शारीरिक सुंदरता की वजह से नहीं। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, लेकिन मैं अपने बालों को रंगवा सकती हूं। एंड सेट सच कलर दियर, और वहां पर ऐसा ही रंग करवा सकती हूं। कैसा? उसके लिए वो आगे बताती है, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, भूरा या काला या गाजर के रंग का, यानी गाजरी रंग का। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, वो निराशा में पड़ा हुआ व्यक्ति, वो हताशा में पड़ा हुआ व्यक्ति, मे लव मी, मुझे प्यार कर सके, फॉर माई सेल्फ अलोन, सिर्फ मेरे लिए, एंड नॉट माई येलो हेयर, ना कि मेरे पीले बालों की वजह से। आगे कवि कहता है, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने एक बूढ़े से धार्मिक व्यक्ति को कहते सुना है। बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, कि कल की रात वह घोषणा कर रहा था। दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उसे यह चीज सिद्ध करने के लिए एक टेक्स्ट मिला है, ठीक है, एक मूल पाठ या एक ग्रंथ मिला है।
दैट ओनली गॉड माई डियर, कि सिर्फ और सिर्फ खुदा ही, भगवान ही, ईश्वर ही मेरे प्यारे, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी वजह से चाहेगा, तुम जैसे हो वैसा ही चाहेगा। तुम्हें जो सिर्फ तुम्हारे लिए चाहे तो वो स्वयं ईश्वर ही है जो तुम्हें ऐसे प्रेम करेगा। एंड नॉट योर येलो हेयर, और ना कि तुम्हारे पीले बालों की वजह से, यानी तुम्हारे शारीरिक सुंदरता की वजह से। दुनिया में सिर्फ ईश्वर ही है जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे गुणों की वजह से प्यार करेगा, ना कि तुम्हारे शारीरिक सुंदरता की वजह से। यहां पर ये पोएम खत्म होती है। चलो अब इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी कंपोज्ड बाय विलियम बटलर yeats इज दैट humans are attracted by the outer beauty itself. Outer beauty is not real beauty, and so is such love. Only God loves us as we are. The poet expresses this idea through conversation between a young man and a young woman. अब इस कविता में कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि जो मानव जाति है वो सिर्फ बाह्य सुंदरता, बाहरी सुंदरता से आकर्षित होती है, और बाहरी सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं होती। ठीक है, और ऐसा ही बाहरी प्यार भी होता है। सिर्फ भगवान ही हमें वैसे प्यार करता है जैसे हम हैं। ठीक है, और कवि ने ये विचार दो लोगों के, यानी एक लड़की और एक लड़के की बातचीत से प्रदर्शित किया है, हमें बताया है। चलो अब इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ दिस स्टेंजा? इस स्टेंजा के कवि कौन है? ऑप्शन ए W.B. yeats सही है। द वर्ड रैम्पर्ट हियर मीन्स, यहां पर रैम्पर्ट का क्या मतलब है? ऑप्शन डी, आउटर पार्ट्स ऑफ ईयर, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, दिस स्टेंजा इज एड्रेस टू, इस स्टेंजा में किसको एड्रेस किया गया है? इसमें एनी ग्रेगरी को, यानी ऑप्शन ए सही है। द, उसके बाद खाली जगह लिखा हुआ है, कलर विल बी यूज्ड बाय द यंग वुमेन, कौन सा कलर वो नवयुवती यूज करेगी, प्रयोग करेगी? येलो, ऑप्शन ए सही है। स्पीकर ऑफ दीज लाइन इज, इन लाइनों का वक्ता कौन है, कहने वाला कौन है? ऑप्शन सी, एनी ग्रेगरी सही है। आई वर्ड रिफर्स हियर, आई किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? एनी ग्रेगरी के लिए। यस्टर नाइट मीन्स, यस्टर नाइट का क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन ए, लास्ट नाइट सही रहेगा। गॉड लव्स अ पर्सन फॉर हिज, गॉड किसी व्यक्ति से किस लिए प्यार करते हैं? तो ऑप्शन ए, गुड क्वालिटीज सही रहेगा। अर्थात ईश्वर किसी को सिर्फ उसके सद्गुणों की वजह से ही प्रेम करता है, प्यार करता है। तो यहां पर खत्म होती है आपकी महामैराथन क्लास। आप लोग एक एक वर्ड को अच्छे समझिए, एक एक क्वेश्चन समझिए, सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। एग्जाम में जो आपके लिए बहुत जरूरी है, मैंने वो सारे क्वेश्चन इसमें बताए हैं लगभग। ठीक है, तो आपके समझ लिए 9 नंबर ये पक्के हैं। वीडियो 2-3 बार रिवाइंड करके देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलो अब आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।